गाजा में रात दिन इजराइल के हमले जारी हैं और गाजा शहर में रिहायशी इमारतों पर बमबारी की गई है। रिहायशी इमारत हमले में पूरी तरह से तबाह हो गई है। तो कैसे इस इमारत पर हमला किया गया जिसकी तस्वीरें सामने आई। इस हमले में यह इमारत पूरी तरह से तबाह हो गई, ये देखिए। और देखिए गाजा से एक और खबर है। गाजा में इजरायली टैंक पर हुआ है हमास का हमला। अल कस्साम ब्रिगेड ने आईडीएफ के टैंक पर किया है हमला। हमले में इजरायली टैंक कैसे तबाह हुआ, ये वीडियो आपके सामने। यूएनजीए से इजरायली पीएम नेतन्याहू का ऐलान। नेतन्याहू ने ईरान पर दूसरे हमले के दिए संकेत। किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे, ये कहा नेतन्याहू ने। ईरानी यूरेनियम को तबाह करना चाहिए। यूएन ईरान पर लगाए प्रतिबंधों को बहाल करे। तो जिस बात की आशंका थी, क्या वो होने वाला और इस बार होगा और ज्यादा भीषण। इजराइल वर्सेस ईरान पार्ट 2 क्या देखने को मिलेगा और यूएन से विनाशक क्या ये घोषणा मानी जाए जो नेतन्याहू की तरफ से कहा गया। नेतन्याहू का ईरान पर बड़ा ऐलान, परमाणु प्रोग्राम को हर हाल में रोकेंगे, ये कहा गया है। एक तरह से कसम खाई है, यूरेनियम को तबाह कर देंगे, ईरानी जनता को आजादी मिलेगी, इससे प्रतिबंध लगने ही चाहिए, ये कहा गया है। अब आप देखें नेतन्याहू के मन में क्या है, सवाल ये उठता है क्योंकि जो उन्होंने बयान दिया, ईरान का संपूर्ण विनाश ही लक्ष्य है। बेंजामिन नेतन्याहू का यह इरादा लग रहा है। ईरानी परमाणु हथियारों का सफाया करना, यह इरादा है। एनरिच जो यूरेनियम है, संवर्धित जो यूरेनियम तैयार किया गया है, इसको पूरी तरह से वहां से साफ करना है। ईरान में आयतुल्लाह अली खामनेई को हटाना है। ईरान में इजराइल समर्थित सरकार को बनाना है ताकि जो हालात हैं वो इजराइल के खिलाफ वहां पर खत्म किए जाए। अब बड़ी बात आप समझिए, इजराइल ने एक बार फिर से ईरान पर हमला किया तो एटमी यानी कि जो परमाणु विध्वंस है, एटमी टकराव है, इसकी आशंका काफी ज्यादा बढ़ गई है। और देखिए हमारे साथ जो खास मेहमान है उनसे आपका पहले इंट्रोडक्शन करा दे। मनीष झा हमारे संवाददाता मौजूद हैं, मेजर जनरल संजय मैस्टन एज ए डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं और निनाद सेठ हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद हैं। मनीष, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा और आप जरा बताइए, ये जो बयान है बेंजामिन नेतन्याहू का यूएन में दिया गया, ये बहुत ही कड़ा संदेश है और ये लग रहा है कि कसम खा ली है यूएन में रहकर इस भाषण के जरिए कि जब तक वहां पर आयतुल्लाह अली खामनेई हो और जब तक वहां पर परमाणु जो कार्यक्रम चल रहा है, तब तक ये जो हालात है खत्म नहीं होंगे और युद्ध का अगला चरण बहुत जल्द है। आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल, देखिए ईरान और इजराइल के बीच जो 12 दिन की जंग, जिसने ये नहीं तय किया कि जीता कौन, दोनों पक्ष के अपने अपने दावे हैं और उसको अगर आप इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के यूएनजीए में दिए संबोधन के साथ कनेक्ट करें तो ये बात साफ तौर पर लग रहा है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू जब इजराइल लौटेंगे उसके बाद से एक नई जंग की शुरुआत हो सकती है। कब होगी ये कहना भले ही मुश्किल है, लेकिन ये तय है कि ईरान और इजराइल के बीच ये जंग होकर रहेगी। हालांकि अभी पूरी दुनिया का ध्यान गाजा पर है, अभी फिलिस्तीन की मान्यता को लेकर है, लेकिन इसी बीच इजराइल की गतिविधियों पर नजर रखने वाले तमाम सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इजराइल ईरान के खिलाफ जंग का ऐलान कभी भी कर सकता है ताकि बाकी दुनिया फिलिस्तीन की मान्यता को छोड़कर इस बात में जुट जाए कि कैसे पहले इस जंग को रोकी जाए। और प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ तौर पर कह ही दिया कि आज की तारीख में इजराइल के लिए जो भी चुनौतियां हैं, जो भी समस्या है, उन सब का कसूरवार ईरान है और वो उसे बख्शने वाले नहीं है। बिल्कुल। और देखिए एक और खबर, गाजा में हमास लड़ाकों ने किया हमला, आईडीएफ के जवानों को किया टारगेट। बीच सड़क पर किया आईडीएफ धमाका, आईडी से धमाका किया और आईडीएफ को टारगेट किया। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, गाजा में हमास लड़ाकों ने पलटवार की कोशिश की है, आईडीएफ जवानों को टारगेट किया है। और देखिए गाजा से एक और बड़ी खबर, गाजा के रिहायशी इलाकों पर हुई है बमबारी। इजराइल का बख्तरबंद वाहन से हमला, इजरायली हमले में खंडर हो गया है गाजा, ये देखिए आप।
और नेतन्याहू ने दिए खामेनेई को अपदस्थ करने के संकेत और कहा कि ईरानी लोग अपनी आजादी वापस पाएंगे, ईरान को फिर महान बनाया जाएगा, ये नेतन्याहू ने कहा। इजराइल ईरान के लोग दोस्ती बहाल करेंगे। तो यूएन से जो बेंजामिन नेतन्याहू का बयान है, जो भाषण है, वो आपने देखा और सुना, तो क्या इसे विश्व युद्ध का एक ट्रेलर माना जाए? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? नेतन्याहू का वॉर प्लान आप समझिए, इजराइल बना रहा है ईरान पर दूसरे हमले की रणनीति और बहुत जल्द यह संभव भी है। इजरायली रक्षा प्रतिष्ठानों में युद्ध की तैयारियां और तेज हो गई हैं। इजराइल पहले से और ज्यादा तीखे हमले करेगा और विध्वंसक हमलों को अंजाम दिया जाएगा। ट्रंप को मनाने के लिए नेतन्याहू की तैयारी जारी है। ईरान को पूर्ण युद्ध का सामना करना पड़ सकता है। जून में 12 दिनों तक युद्ध लड़े जा चुके हैं और इजराइल ईरान दोनों ने यह युद्ध किया। इजराइल की ईरानी सरकार को अस्थिर करने की योजना भी है। यह फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बात सामने आ रही है। निनाद सर, सवाल यहां पर यह है कि जो बातें नेतन्याहू यूएन के मंच पे कह रहे हैं, एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि हमास जैसे टेरर स्टेट को हम अपने पड़ोस में यानी कि कुछ किलोमीटर बसने नहीं देंगे, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि ईरान के लोगों के साथ हम अपने संबंधों को ठीक करेंगे, हम पुराना ग्लोरियस डे ईरान का वापस लाएंगे, और तीसरा ये कि जंग जारी रहेगी गाजा में। देखिए, इन तीनों सवालों का जवाब एक ही है, ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं लेने देना। आप एक बात समझिए कि ईरान और नॉर्थ कोरिया में क्या फ़र्क है। नॉर्थ कोरिया के साथ इज्जत से बात करनी पड़ती है, उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, उनके साथ आप इस तरह बात नहीं कर सकते। ईरान की कैपेसिटी डिस्ट्रॉय करने के बाद भी अगर ईरान की क्षमता इतनी है कि 1 साल 2 साल के अंदर वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है, तो ना इजराइल रुकेगा ना अमेरिका रुकेगा। कल अगर आपको याद हो तो ईरानियन मीडिया अगर आप देखें तो उनमें एक सैटेलाइट इमेज हर अखबार वगैरह में छपी थी और सोशल मीडिया में, जिसमें उन्होंने इजराइल के तथाकथित न्यूक्लियर प्लांट को जहाँ न्यूक्लियर वेपन बनते दिखाया था, ये कहते हुए कि हमारे को भी टारगेट करना आता है। तो खतरा बढ़ रहा है। ईरान को डिटर्मिनेशन है। अयातोल्ला खोमेनी जो अयातोल्ला है ईरान के, वो नहीं चाहते कि वो हिस्ट्री में एक लूजिंग लीडर की तरह जाए। उनके जो हीरो हैं वो नॉर्थ कोरिया के किम हैं। तो मेरे को लेकिन सर, ये जो कहा जा रहा है कि खामेनेई को अपदस्थ करने की पूरी योजना है, क्या इसकी कहीं से कोई पॉसिबिलिटी है ईरान में? ईरान की जो पॉलिटिकल क्लास है वो पूरी तरह से तो खामेनेई के साथ अपने सुप्रीम लीडर के साथ खड़ी नजर आ रही है। मुझे नहीं लगता वो पूरी तरह खोमेनी के साथ है कि 3-4 बार दंगे हो चुके हैं ईरान में, औरतों को गोलियां मारी जा चुकी हैं। इसका मतलब ये नहीं रजीम चेंज होगी, पर ये तो है कि वहां पे इतने लोग हैं जो नाखुश हैं, जो इजराइल और फॉरेनर्स के लिए थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं। तो जब ऐसा स्थिति तो रजीम अगर चेंज नहीं हुआ तो ईरान तो रुकेगा नहीं। ईरान ने तो डिक्लेयर उसकी पॉलिसी कि अब वो नहीं रुकेगा। इस युद्ध का अगर कुछ सिंगल मैसेज है तो यही है कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन चाहिए, तभी वो सुरक्षित है। दोनों तरफ से ना रुकने की बात है। इसलिए एक तरह से आप देखिए कि कोई सिग्नल नहीं है और 2 रेलगाड़ियां तेजी से जा रही हैं, पर इजराइल और अमेरिका के साथ एक साथ ईरान के लिए लड़ना मेरे को लगता है मिलिटरीली इम्पॉसिबल। ठीक है सर, लेकिन देखना होगा कि जो काम इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू जून में 12 दिन में नहीं कर पाए, क्या इस बार वो कर पाए, क्योंकि कसम कुछ ऐसी खा ली उन्होंने। अब देखिए एक और बड़ी खबर, क्या यूएनजी की बैठक से नेतन्याहू का बाइकआउट भी कैसे हुआ? भाषण से पहले 50 देशों का वॉकआउट हुआ। 100 से ज्यादा राजनयिक बैठक छोड़कर बाहर निकले हैं। तकरीबन खाली हॉल में इजरायली प्रधानमंत्री का भाषण हुआ। अमेरिका ने दिया है सिर्फ नेतन्याहू का साथ। अब सवाल यह है कि अगर ईरान के खिलाफ इजराइल युद्ध छेड़ता है तो क्या बाकी कंट्रीज इसका विरोध करेंगे, ईरान को सपोर्ट करेंगे, या जो गाजा में हो रहा है, जिस तरह से अलग फिलिस्तीन को समर्थन दिया जा रहा है, या उसका असर है जो तस्वीरें देखने को मिली है? और यूएनजीए में ईरान ने जताया इजराइल का विरोध। प्रतिनिधि ने अपनी सीट पर तस्वीर रखी, हमलों में मारे गए बच्चों की तस्वीरें रखी। तस्वीर रखकर ईरानी प्रतिनिधि ने किया बायकॉट। तो ये देखिए, जो आप देख रहे हैं ईरानी डेस्क, एक तरीके से आप देखिए कि यहां पर बच्चों की तस्वीर रखी गई है और ये तस्वीरें वो छोड़कर यहां से चले गए जब संबोधन होना था। तो ईरानी प्रतिनिधि ने बायकॉट किया और सिर्फ ईरानी रिप्रेजेंटेटिव ने नहीं बल्कि 50 देशों के प्रतिनिधियों ने इस संबोधन का बायकॉट किया और वहां से चले गए। जैसा हम आपको बता भी रहे हैं, बहुत सारी सीटें उस दौरान खाली रहीं इस सभागार में।
और अब आपको एक साथ 3 तस्वीरें दिखाते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू शुक्रवार को जैसे ही संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने पोडियम पर पहुंचे, वैसे ही पूरे हॉल में गतिविधियां अचानक से शुरू हो गई। 50 से ज्यादा देशों के राजनयिक अपनी सीट पर उठ गए और एक एक करके हॉल से बाहर निकलने लग गए। गाजा में इजरायली हमला इसकी वजह बना। बाइकआउट करने वाले देशों का आरोप यह है कि नेतन्याहू गाजा में नरसंहार कर रहे हैं। इजराइल के गिने चुने सहयोगियों को छोड़कर यूएन के हॉल में कोई भी वहां पर नहीं था। ज्यादातर राजनयिक और जो अधिकारी है उनके चले जाने से नेतन्याहू को तकरीबन खाली हॉल में भाषण देना पड़ा, अपना संबोधन करना पड़ा। अमेरिकी डेलीगेशन नेतन्याहू को सुनने के लिए हॉल में जरूर बैठा रहा। कुछ अन्य देशों के प्रतिनिधि भी नेतन्याहू को सुन रहे थे, जो कि इजराइल का नेतन्याहू का समर्थन करते हैं। संजय मैस्टन सर, ये जो तस्वीर उभर कर सामने आई है यूएन से, कैसे आप इसको देखते हैं? क्योंकि गाजा को लेकर समर्थन खुले तौर पर कई यूरोपियन कंट्रीज, कई नेटो कंट्रीज की तरफ से सामने आया। अलग फिलिस्तीन का समर्थन वो करते नजर आ रहे हैं। तो क्या जो कसम, जो एम्बिशन नेतन्याहू खा रहे हैं, क्या वो इस विरोध के चलते पूरी हो पाएगी कभी? देखिए, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को कोई फर्क नहीं पड़ता है जो भी कल यूएन जनरल असेंबली में इनकी स्पीच को बॉयकॉट किया। उनका इरादा और मिशन बहुत क्लियर है। उनकी लड़ाई हमास के साथ है, पैलेस्टीन के साथ नहीं है। और हमास के साथ इसलिए है क्योंकि हमास का स्टेटेड एम बहुत क्लियर है कि हम इजरायलीज़ को या जूस को एग्जिस्ट करने नहीं देंगे। अगर आप किसी देश का, अगर आपका एजेंडा है तो दूसरे देश के पास क्या चारा है? आपको तो ख़त्म करने का चारा के अलावा कुछ है ही नहीं। हालात ये है कि वहीं के लोगों ने, हमास ने पैलेस्टीनियन को होस्टेज बना के लड़ाई कर रहे हैं। ये लड़ाई तो मेरे ख्याल विश्व में किसी भी देश ने ऐसी नहीं देखी होगी कि उसी के देश ने अपने लोगों को होस्टेज बनाया है और जो देश उन पर हमला कर रहा है उनका टारगेट हमास को बर्बाद करना, लेकिन सामने वो सारे सिविलियंस हैं और यही हमास उनके सिविलियन बन के भी लड़ा है। तो कहने का मतलब है ये आसान लड़ाई नहीं है इजराइल के लिए। और इजराइल को ये भी पता है कि ये जो सारा नर्व सेंटर है वो ईरान है। और आपने ईरान की भी बात छेड़ी है। देखिए, उनका मिशन बहुत क्लियर है इजराइल का कि ईरान का खात्मा करना है, लेकिन कैसे? 12 दिन की लड़ाई में क्या अचीव हुआ? और आपने देखा B-2 बॉम्बर्स अमेरिका ने भेजे थे फर्डो और नतांस प्लांट्स में, उसका क्या इफेक्ट हुआ? आज आइए टीम भी वहाँ जाके इंस्पेक्ट कर रही है। तो कहने का मतलब है जो उनका स्टेटेड इरादा है न्यूक्लियर स्टेट नहीं बनने को ईरान को, उसको हासिल कैसे किया जाएगा? तीसरी बात यह है, आज क्या इजराइल को सबसे ज़्यादा खतरा क्या ईरान से? मैं बोलूँगा पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन से। यही पाकिस्तान ने आज सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट किया है। तो इजराइल को यह भी समझना चाहिए, क्योंकि आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया था, क्या बाकी देश अभी फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं? जाहिर है ये पूरा अरब ग्रुप है और पाकिस्तान है। लेकिन सारी बात को कंक्लूड ऐसे ही कर सकते हैं कि इजराइल के साथ अपने आप को दुनिया का चाचा चौधरी समझने वाला अमेरिका है। तो फिर ऐसे में चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अरब देश हो, वो शायद इजराइल के खिलाफ कभी भी खुलकर सामने नहीं आए जब तक कि अंकल सैम का हाथ इजराइल के साथ है। और देखिए, यमन की राजधानी सना में इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई है। 20 इजरायली लड़ाकू विमानों से बमबारी की गई है और हूती के ठिकानों पर 65 से ज्यादा मिसाइल हमले किए गए। तो देखिए, एक्शन हुआ है एक बार फिर से सना में, यमन की राजधानी सना में, जहां इजराइल की तरफ से ये हमले किए गए। 20 इजरायली लड़ाकू विमानों ने ये बमबारी की है। 65 से ज्यादा मिसाइल हमले किए गए। और देखिए, एक और बड़ी खबर, क्योंकि इजराइल की तरफ से दक्षिणी लेबनान में भी एक बार फिर से हमले और तेज कर दिए गए हैं। अल शुआरा में हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह किया है इस बार हमलों में। पूर्वी बेका घाटी में मिसाइल निर्माण यूनिट को भी कैसे जमींदोज किया गया, तस्वीरें आपके सामने। और उत्तरी गाजा में इजरायली हमलों के बाद भूखमरी की समस्या, पीने के लिए पानी की भारी किल्लत, कई इलाकों में सामुदायिक रसोई और हेल्थ क्लिनिक बंद कर। एक और बड़ी खबर, यूएन की बैठक में नेतन्याहू ने मिडिल ईस्ट का मैप दिखाया है और इस मैप के जरिए नेतन्याहू ने बता दिया कि आखिर उन्होंने किन किन दुश्मनों को खत्म किया है। ईरान से जुड़े खतरों का भी इस दौरान ये देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू ने मिडिल ईस्ट का जो मैप दिखाया और इसके अलावा ईरान से जुड़े खतरों का भी जिक्र किया। नेतन्याहू ने भाषण के दौरान QR कोड वाला
बैच पहना हुआ था। क्यूआर कोड 7 अक्टूबर 2023 के हमास के हमले से जुड़ा एक वेबसाइट से लिंक करता है। यह बताने की कोशिश की गई कि कैसे हमास की तरफ से उस तारीख को नरसंहार किया गया था। ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पर तेजी से कर रहा है काम। फोर्डो नतांज एटमी प्लांट को रिपेयर करने में जुटा है। ईरान एटमी प्लांट में ज्यादातर हिस्सों में रिपेयर का काम पूरा हो गया है। सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ पर्दाफाश। और चलिए अब आपको बिग वॉल के जरिए सैटेलाइट से ली गई 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर जो है वो 24 जून 2025 की है, जब अमेरिका ने हमला किया था। अमेरिकी हमले में न्यूक्लियर प्लांट कैसे तबाह हो गया था। तो यहां पर आप देखिए ये फोर्डो, ये नतांज, और यहां पर अब आप देखिए 23 सितंबर की तारीख है। अब यहां पर पहले अगर हम 24 जून की तारीख की बात करें, जब अमेरिका ने फोर्डो प्लांट पर जो अटैक किया था यूएस हमले में, यहां पर आप देखिए ये हमने इसको पूरी तरह से मार्क किया हुआ है। और ये न्यूक्लियर प्लांट के पास कैसे बड़े बड़े गड्ढे हो गए फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट में। और यहां पर आप देखिए ये जो तबाही के निशान है वो भी अमेरिकी हमले में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। ये जो तारीख है, ये जो तस्वीर है वो 24 जून 2025 की है। कैसे तबाही मची थी रवि? बिल्कुल 24 जून के बाद 18 सितंबर 2025 की तस्वीर देखिए। नतांज प्लांट की यह तस्वीर है और एटमी प्लांट के पास कई सारी गाड़ियां नजर आती हैं। देखिए व्हीकल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहां पर गाड़ियां दिखाई देती हैं। यानी कि इस तस्वीर के माध्यम से यह बताने या कहने की कोशिश कि यहां पर जो नुकसान हुआ उसको रिपेयर करने का काम किया जा रहा था। और यहां पर व्हीकल्स और बाकी लोग यहां पर पहले से मौजूद, ताकि नतांज एटमी प्लांट को जो नुकसान हुआ था पहले 24 जून के हमले में उसे ठीक किया जाए, उसे रिपेयर किया जाए। बिल्कुल, कुल मिलाकर इस्राएल और अमेरिका का जो मकसद था, जो एम था, कहीं ना कहीं उसको चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहां पर आप देखें फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नतांज की तारीख देख लीजिए, 23 सितंबर 2025 की तारीख है। प्लांट के कई हिस्से अब एक बार फिर से दुरुस्त किए गए, क्योंकि आप देखें नतांज और फोर्डो इन दोनों पर अटैक किया गया था अमेरिका की तरफ से। यहां पर आप देखें कई जो हिस्से हैं वो दुरुस्त कर लिए गए हैं। वो ये साबित कर रही है ये जो सैटेलाइट तस्वीरें निकलकर सामने आई है, यानी कि जिस तरीके से अमेरिका और इस्राएल की हर मुमकिन कोशिश थी कि जो ईरान का परमाणु प्लान है उसको ध्वस्त किया जाए, उसको बर्बाद कर दिया जाए, लेकिन फिर से जो ईरान है वो उठ खड़ा हुआ है। और मनीष, ये तस्वीरें क्या बता रही हैं और क्या इन तस्वीरों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि जो इस्राएल और अमेरिका है वो बहुत जल्द एक नई रणनीति के तहत ईरान के खिलाफ आ सकते हैं? देखिए, जिस अंदाज में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मानचित्र को दिखाते हुए बता रहे थे कि ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, तो शायद उनकी मंशा होगी कि अगले साल जब वो आए तो उसमें वो एक और नाम जोड़े कि भाई ईरान से ये भी खत्म। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। देखिए, ये बात सच है कि इजराइल और अमेरिका रुकने वाला नहीं है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि ईरान भी झुकने वाला नहीं है। 12 दिन के जंग के दौरान मैं खुद इजराइल में मौजूद होकर मैंने देखा कि ईरान की भी क्या ताकत है। 2000 किलोमीटर दूर से जब ईरानी मिसाइल आते थे तो उन्होंने इजराइल पर क्या कहर बरपाया था। लेकिन हाँ, ईरान भी इस बात को समझता है कि फिर चाहे लीबिया हो, अफगानिस्तान हो, सीरिया हो, इराक हो, ये सब इसलिए ख़त्म हो गए, तबाह हो गए क्योंकि इनके पास परमाणु हथियार नहीं है। तो आज की तारीख में ईरान डिप्लोमेसी पर भी काम कर रहा है और ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर भी काम कर रहा है। यही वजह है कि ईरान अलग थलग नहीं है। ईरान के साथ रूस है, चीन है, नॉर्थ कोरिया है और बहुत से दूसरे और मुल्क हैं जो ईरान के समर्थन में हैं। तो इजराइल और अमेरिका के लिए ये जंग आसान तो नहीं होगी, लेकिन ये जंग होने वाली है, ये तय है और उसके बहुत से कारण हैं। लेकिन इजराइल और ईरान के बीच कभी भी जंग होगी, ये कम से कम प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बता ही दिया है। बिल्कुल, और अगर ये जंग आगे होती है तो ईरान की सबसे बड़ी उम्मीद रूस से है। और देखिए, इस बीच जंग के बीच खबर यह है कि रूस ईरान में न्यूक्लियर डील, जी हां, दोनों देशों के बीच 2 लाख करोड़ रुपए की डील हुई है और डील के तहत ईरान में 4 न्यूक्लियर प्लांट बनेंगे। तो देखिए किस तरह से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ईरान आगे बढ़ रहा है। ये उसी से जुड़ी यह खबर है। रूस ईरान के बीच एटमी डील, मध्य पूर्व से महायुद्ध का आगाज क्या इस वजह से हो जाएगा? खबर क्या है? सबसे पहले ये देखिए, रूस ईरान को देगा परमाणु मदद। ईरान में बनेंगे 4 परमाणु प्लांट, 2 लाख करोड़ रुपए की डील हुई है और एटमी प्लांट हॉर्मोजगन सिरिक में बनाए जाएंगे। फिलहाल ईरान में सिर्फ एक रिएक्टर चालू है। अब ईरान का पूरा एटमी प्लान क्या है यह भी आप समझ लीजिए, सवाल यही उठ रहा है।
रूसी मदद से ईरान के परमाणु प्रोग्राम में तेजी संभव है। परमाणु रिएक्टर से एटमी हथियारों का प्रोडक्शन संभव है। ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने में मदद मिल सकती है। आपको वैसे बता दें कि रूस की तरफ से पहले से ईरान के अंदर एक जो न्यूक्लियर प्लांट है वहां पर काम किया जा रहा, हालांकि वो एनर्जी के लिए है। ईरान तेजी के साथ यूरेनियम का संवर्धन कर सकता है। 3 तबाह परमाणु प्लांट्स को दुरुस्त करने में जो मदद है वो पहुंचाई जा सकती है। और इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, ईरान फिर से मिसाइल फैक्ट्रियों का निर्माण कर रहा है। मिसाइल फैक्ट्रियों को दुरुस्त किया जा रहा है। इजरायली हमले में तबाह हो गई थी मिसाइल फैक्ट्री। ये देखिए आप, न्यूज एजेंसी एपी के हवाले से ये बड़ी खबर। तो सवाल यही है कि क्या ये जो फ्रेश कोशिशें हैं, ताजा कोशिशें ईरान की एक बार फिर से जंग की आग को भड़काएंगी? क्योंकि नेतन्याहू ने तो साफ साफ कह दिया है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे कि ईरान परमाणु हथियारों को हासिल करे।